हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये हमारा पार्ट 18 है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कल देखिए हमने डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस किया था। डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन, यानी कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू टाइम के साथ कम होती है, इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन के कॉजेस के बारे में, यानी ऐसे कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से डेप्रिशिएट होती है वैल्यू एसेट की। तो पहला देखो, कांस्टेंट यूज़ की वजह से। तो आप कोई मशीन वगैरह लेते हो जैसे, तो मशीन वगैरह के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते जाओगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो एक तो ये रीज़न है इसका। दूसरा है बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम ख़त्म होता है, मतलब अब जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, उसको आपने बनाया, आज से 50-60 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या उतनी रहेगी? नहीं ना, वो कमज़ोर हो जाएगी। तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है वैसे वैसे एसेट की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। यानी एक तो कांस्टेंट यूज़ की वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, दूसरा पड़े पड़े भी क्योंकि टाइम गुजर रहा है तो उसकी वजह से भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ रेन, विंड्स, वेदर की वजह से। ठीक है। देन देखो, बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, इसका मतलब क्या है? जैसे कुछ एसेट्स होती है आपकी, जैसे पेटेंट्स है, इस तरह की जो एसेट होती है वो क्या होते हैं, कॉपीराइट्स वगैरह, उनका एक फिक्स टेन्योर होता है। उस टेन्योर के बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे जैसे वो टेन्योर पूरा होता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी। ठीक है। तो आपके लीगल राइट्स जो हैं वो धीरे धीरे एक्सपायर होते जाएंगे। देन देखो, उसके बाद है बाय ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मीनिंग क्या है कि इनोवेशन की वजह से, यानी देखो आपको पता है नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। जैसे मान लो पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे, फिर कलर टीवी आए, और फिर उसके बाद एलसीडी, एलईडी। ठीक है, इस तरह के इनोवेशन आने लग गई। तो पुरानी एसेट जो है आपकी वो यूजलेस हो जाती है, उसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो जाती है। फाइन। देन है बाय डिप्लीशन। डिप्लीशन मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है? जो आपकी वेस्टिंग एसेट होती है, जैसे ऑयल वेल्स है या माइंस है, वो क्या होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे अब जैसे ऑयल वेल है उसमें से आप तेल निकाल लोगे तो धीरे धीरे क्या है, उसके अंदर से तेल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से माइंस वगैरह है, उनसे अगर आप कोयला निकाल लोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके कोयला ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिप्लीशन। ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। देन देखो, आप डिफरेंसेस हम डिस्कस करेंगे। दो मेथड हमने कल डिस्कस किए थे, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो पहला डिफरेंस है देखो, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने देखा था स्ट्रेट लाइन मेथड में आप हर साल बराबर डेप्रिसिएशन लगाते हो, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन आपका साल दर साल कम होता जाता है। देन देखो, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो? स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जितना बैलेंस बच गया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। जैसे स्ट्रेट लाइन में तो क्या था, मान लो 1,00,000 रुपए की एसेट है, ठीक है, इसका अगर 5 साल ये चलने वाली है तो 20-20 हज़ार रुपये हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। यानी ये वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की डेप्रिसिएशन की? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, इसीलिए हम इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। वहीं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, 1,00,000 की एसेट थी, 20,000 रुपये का आपने डेप्रिसिएशन लगाया, 20% मान लो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो 80,000 रुपये आपके पास बच गया। अब अगली साल आप जो 20% कैलकुलेट करोगे वो 80,000 का करोगे, राइट? इस तरह से आपका चलेगा। तो ये है रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर हम डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं। देन देखो, जीरो लेवल पे क्या पहुंचाना है एसेट को, पॉसिबल होता है या नहीं होता? तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो देखो होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, जैसे इसी का एग्जांपल हम लें, हर साल 20-20 हज़ार का डेप्रिसिएशन लगेगा, लास्ट में वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जीरो पे वैल्यू कभी भी नहीं आती है। जैसे मान लो लास्ट में 100 रुपये की भी एसेट बच गई तो 100 का 20% निकालोगे तो 20 रुपये आएगा, फिर 80 का 20% निकलेगा, तो इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है। देन देखो, कंबाइंड इफेक्ट क्या रहता है रिपेयर और डेप्रिसिएशन का। तो आपको मैंने कल भी ये पॉइंट समझाया था कि रिपेयर जो है मशीन के ऊपर या कोई भी फिक्स्ड एसेट है, जब वो नई होती है तो रिपेयर का खर्चा कम होता है, जैसे जैसे एसेट पुरानी होती है वैसे वैसे रिपेयर का खर्चा बढ़ जाता है। तो अब देखो, जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करते हैं तो हर साल हम डेप्रिसिएशन इक्वल लगाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन आपका हर साल इक्वल लग रहा है और रिपेयर के चार्जेस जो है वो आपके लास्ट के ईयर्स में ज़्यादा हैं। डेप्रिसिएशन हर साल बराबर है और रिपेयर कब है, लास्ट के सालों में ज़्यादा हैं। तो यानी कंबाइंड इफेक्ट में अगर देखो डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स का, तो क्या होगा,
बाद के सालों में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हर साल बराबर है, रिपेयर का खर्चा आपका बाद के सालों में बढ़ रहा है, यानी कि बाद के सालों में आपका बर्डन ज़्यादा रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की, तो उसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन आपका कम होता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। हर साल आपका डेप्रिसिएशन कम लगेगा। और रिपेयर क्या है, बाद के सालों में ज़्यादा होती है। तो डेप्रिसिएशन और रिपेयर का अगर मैं कंबाइंड इफेक्ट देखूँ तो ऑलमोस्ट हर साल इक्वल रहेगा, क्योंकि जितना डेप्रिसिएशन आपका कम होता जाएगा वहीं रिपेयर आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो दोनों का इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है हर साल में, क्योंकि बाद के सालों में रिपेयर का खर्चा बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन का कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका। देन देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर मैं बात करूँ, स्ट्रेट लाइन में हम लो रखते हैं और इसमें हाई रखते हैं। ऐसा क्यों? जैसे सपोज हम यही एग्जाम्पल लेते हैं, 1,00,000 रुपए की मशीन हमने खरीदी और 5 ईयर की उसकी लाइफ थी, तो 20,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन आया, यानी मैं कह सकती हूँ 20% डेप्रिसिएशन है। अब देखो 20% डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में चलो तो आप हर साल 20,000 रुपये काटोगे और आपके 5 साल में एसेट आपकी ज़ीरो पे हो जाएगी। वहीं अगर आप 1,00,000 रुपये की इस मशीन पे 20% रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से चलोगे ना, तो ये 5 साल में राइट ऑफ नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप देखो पहले साल आपने 1,00,000 रुपये की मशीन थी, आपने लगाया 20% के हिसाब से 20,000 डेप्रिसिएशन, आपके पास वैल्यू बची 80,000। अब अगले साल आप 80,000 का 20% लोगे, यानी कि 16,000 के आसपास आएगा। अब 64,000 आपके पास बच गया। अब 64 के ऊपर फिर आप लगाओगे, यानी कि ऑलमोस्ट 13,000 के आसपास कुछ आएगा, तो आपके पास 51 बच गया। फिर 51 के ऊपर फिर आप 20% लगाओगे तो कुछ 10 के आसपास आएगा, तो 41 बच गई। फिर 41 के ऊपर आप फिर 20% काउंट करोगे, यानी कि 8 पॉइंट कुछ आएगा, इतना डेप्रिसिएशन आएगा, तो ये 33 बच गई। अब 5 सालों में अभी भी 33,000 की मशीन बाकी है, जबकि हम कह रहे थे कि मशीन की लाइफ जो है वो 5 ईयर की है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हमें 20% से ज़्यादा लेनी पड़ेगी रेट, तब हमारी एसेट जो है वो राइट ऑफ हो पाएगी 5 सालों में। इसलिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में कम रहता है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हाई रहता है। ठीक है, देन देखो अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी अगर मैं बात करूँ, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को अप्रूव करती हैं। ठीक है, ये तो डिफरेंसेस थे दोनों मेथड में। अब आगे बात आती है सूटेबिलिटी की, यानी कौन सा मेथड कब सूटेबल है। तो देखो स्ट्रेट लाइन मेथड वहाँ पे सूटेबल है जहाँ पे रिपेयर चार्जेस कम हों। ठीक है, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वहाँ पे सूटेबल है जहाँ पे ज़्यादा रिपेयर ज़रूरत हो एज द टाइम पासिस। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने आपको बताया ना कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का फ़ायदा क्या होता है कि रिपेयर और डेप्रिसिएशन का मिला के जो खर्चा होता है वो ऑलमोस्ट हर साल बराबर हो जाता है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि रिपेयर जो है वो बाद वाले सालों में ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अगर कोई ऐसी एसेट है जिस पे आपको बाद के सालों में रिपेयर चाहिएगी, रिपेयर पे ज़्यादा खर्चा होगा, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपका बर्डन बराबर बराबर शिफ्ट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड की, तो उसके इसमें क्या होगा, रिपेयर और डेप्रिसिएशन का खर्चा ऑलमोस्ट हर साल, मतलब डेप्रिसिएशन हर साल बराबर रहेगा, रिपेयर आपका बाद के सालों में बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप टाइम पास होगा वैसे वैसे आपका रिपेयर का खर्चा बढ़ता जाएगा, यानी टोटल खर्चा आपका बढ़ता जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड तब सूटेबल है जब रिपेयर का खर्चा ज़्यादा ना हो किसी एसेट के ऊपर, तो आपका ये बर्डन जो है वो बाद के सालों में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड वहाँ सूटेबल है जहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेसेंस भी कम हो, यानी कि इनोवेशन की वजह से आपकी एसेट ऑब्सोलीट हो जाए, ऐसा भी चांसेस कम हो, और रिपेयर चार्जेस भी कम हो। वहीं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वहाँ पे सूटेबल है जहाँ पे रिपेयर की ज़्यादा ज़रूरत है एसेट को, और ऑब्सोलीट होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। वैसे प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूँ, जो जनरली होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो ये है कि हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। वही रीज़न है कि रिपेयर का चार्जेस मिला के इसमें हर साल आपका बराबर खर्चा आता है। ठीक है, देन देखो एक न्यूमेरिकल है, ये सॉल्व कर लेते हैं। What will be the percentage of depreciation under straight line method in the following case? आपको percentage of depreciation बताना है। ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की दी है 1,50,000 रुपये। सेल्वेज वैल्यू आफ्टर 9 ईयर्स, यानी 9 साल मशीन चलेगी, उसके बाद सेल्वेज वैल्यू को ही आप स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। स्क्रैप वैल्यू दिया आपको 15,000 रुपये। देन दिया रिपेयर चार्जेस इन सेकेंड ईयर 10,000 रुपीज़। देखो इस रिपेयर चार्जेस का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, आपको ये क्वेश्चन में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालना सिखाया था
कैसे निकालते हैं, जो ओरिजिनल कॉस्ट है माइनस कर दो आप सेल्वेज वैल्यू, डिवाइडेड बाय कर दो नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल वो मशीन जो है वो चलनी है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 1,50,000 रुपये, माइनस कर दो इसमें से सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू है आपके पास 15,000 रुपये, और कितने साल एसेट चलनी है, 9 साल एसेट चलनी है। तो 1,35,000 आ जाएगा, ये 1,50,000 माइनस 15,000 करोगे तो 1,35,000 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय आप 9 कर दो, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे, यानी 15,000 रुपीज़। तो 15,000 रुपीज़ हर साल डेप्रीसिएशन लगेगा। अब हमसे पूछे परसेंटेज ऑफ डेप्रीसिएशन कितना होगा, तो 1.5 लाख की मशीन है, उस पर आप 15,000 का डेप्रीसिएशन लगा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, 15,000 डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो अब ये करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 10%। फाइन, तो ये एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक और न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल आपको दिया है कि एक नई मशीन परचेज की जाती है 1 अप्रैल 2009 को 5 लाख रुपए की, और 1 अक्टूबर 2009 को हम फिर एक मशीन परचेज करते हैं 2 लाख रुपए की। तो हमें मशीन अकाउंट का बैलेंस निकालना है 31 मार्च 2010 को। अगर डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाता है 20% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है आपके पास। अब एक चीज़ देखो, 1 अप्रैल 2009 को आपने मशीन परचेज की है, कितने रुपए की, 5 लाख रुपए की। फाइन, अब मुझे एक बात बताओ, आप अकाउंट्स कब बना रहे हो, यानी कब आपको बैलेंस निकालना है, 31 मार्च 2010 का। 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 पूरा 1 साल हो गया। ठीक है, तो यानी 5 लाख रुपए की जो मशीन आपने खरीदी है, इस पे पूरा 1 साल का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो 5 लाख का 1 साल का डेप्रीसिएशन 20% के हिसाब से निकालेंगे। 20% हमें दिया हुआ है, तो कितना डेप्रीसिएशन आया, 1 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन आया पहली मशीन पे। दूसरी मशीन देखो 2 लाख रुपए की है, और हमने खरीदी कब है, 1 अक्टूबर 2009 को। तो मुझे एक बात बताओ, कितने महीने हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने हो गए। 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा इस पे, तो 6 महीने का आप डेप्रीसिएशन लगाओ 2 लाख रुपए के ऊपर। तो 2 लाख का 20%, पूरे साल का कितना डेप्रीसिएशन होना था, 40,000 रुपये, और 6 महीने का कितना डेप्रीसिएशन होगा, हाफ कर देंगे इसका, 20,000 रुपये आ जाएगा। तो 1 लाख डेप्रीसिएशन लगेगा पहली मशीन पे, दूसरी मशीन पे लगेगा 20,000 रुपये डेप्रीसिएशन, यानी 1,20,000 रुपये आपका टोटल डेप्रीसिएशन हो गया दोनों मशीनों पे। अब मशीन थी कितने की, 5 लाख की ये थी और 2 लाख की ये थी, तो 5 लाख प्लस 2 लाख करोगे 7 लाख हो गया, माइनस 1,20,000 कर दोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा मशीनरी अकाउंट का। यानी आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि कितना डेप्रीसिएशन लगता है। ये मशीन क्योंकि हमने 1 अप्रैल 2009 को ली थी तो पूरा डेप्रीसिएशन लगेगा, ये हमने 1 अक्टूबर को ली थी तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। फाइन, इस तरह से आपके पास छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, न्यूमेरिकल देख के आपको करना क्या है, सिर्फ इतनी चीज़ देखनी है कि आपको स्टेटमेंट में दिया क्या है। जैसे उल्टा भी दे सकते हैं, मान लो वो आपको ये बैलेंस दे के भी आपको इनिशियल बैलेंस पूछ सकते हैं, तो उस केस में भी आप कर सकते हो। मान लो आपको ये दे दे कि मार्च 31, 2010 को जो मशीन है उसका बैलेंस था 2 लाख रुपए, और 20% हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया, तो बताओ अप्रैल 1, 2009 को कितना बैलेंस था। मतलब मार्च 31, 2010 का बैलेंस दे रखा है, अब 2009 का आपको ओपनिंग बैलेंस निकालना है। तो सिंपल सी बात है, मान लो 20% रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है, तो जितनी मशीन शुरू में थी उसका 20% हमने माइनस कर दिया ना, 20% डेप्रीसिएशन लगा दिया, तो कितना बैलेंस बच रहा है, 2 लाख रुपए डेप्रीसिएशन बच रहा है, 2 लाख रुपए बैलेंस बच रहा है। तो यानी एक्स का 80% जो है, 20% तो हमने डेप्रीसिएशन लगा दिया, यानी ओरिजिनल जितनी मशीन थी उसका 80% अब आपके पास बच रहा है। फाइन, 2 लाख रुपए, अब इसमें एक्स की वैल्यू आप निकाल लोगे। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन को देख के पजल नहीं होना है, सीधा ये देखिए कि क्या चीज़ दी हुई है और क्या चीज़ निकालनी है, आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो डेप्रीसिएशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।